नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और स्वागत है आपका फुट के न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए। उनकी एजेंडा में महिला हक कितना है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता साधना मैम है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया त्रिशला आपका। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो फुटकर न्यूज़ चैनल है ये महिलाओं के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। इसमें हमारी सभी त्रिशला जैसी और जो पर्दे के पीछे हैं ये लोग हैं, इसको गवर्न करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और महिलाओं के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि अगर इस तरीके से हम सभी लोग महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, महिलाओं को एक मौका देंगे, तो महिलाएं बहुत ही अच्छा, हमारी बेटियां जो हैं समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगी। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार को 4 साल हो गए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला के मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, चाहे वो बात महिला सुरक्षा की हो या बात महिला रोजगार की हो? देखिए, मौजूदा सरकार जो है उत्तर प्रदेश की और जो हमारे यहाँ प्रदेश के मुखिया हैं, ये जिस विचारधारा से का प्रतिनिधित्व करते हैं वो मनुवाद पे आधारित है। और मनुवाद का मुख्य ध्येय है स्त्री शूद्रो नाधिहिताम। इसका मतलब स्त्री और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। जिस समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा वो समाज स्वतः अपने हर अधिकारों से, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, स्वतः अपने आप उससे वंचित रहेगा। मेन मकसद इनका विचारधारा का है। जब तक कि विचारधारा से अपने विचारधारा को चेंज नहीं करती हमारी मौजूदा सरकार, तब तक हम महिलाएं इसी तरीके से अधिकारों से वंचित रहेंगे। मैम, अगर बात राजनीति में महिला की करें, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले मौका, अवसर देना चाहिए। हमारे यहाँ अवसर देने का प्राविधान ही नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो उनका सोच है मनुस्मृति पर आधारित है, जो हमारी मौजूदा सरकार है जो संचालित होती है, तो उनका है स्त्री शूद्रो नाधिहिताम, पढ़ने के अधिकार से। दूसरी चीज़, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं इस शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। तो इस तरीके की विचारधाराओं को जब हम लेकर के समाज में चलते हैं तो महिलाएँ कैसे सोच सकती हैं कि हमें वो अधिकार देंगे पुरुष। और कहीं ना कहीं जब महिलाओं को, जिनको मौका मिला है, जैसे आप ब्रजेंद्र पाल जी को ले लीजिए, आप हमारे क्या नाम है कल्पना चावला को ले लीजिए, स्पेस पे गए हैं। इसके अलावा राजनीति में देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी से बेटर मैं आज तक किसी को राजनीतिक मानती नहीं हूँ। जयललिता जी को देख लीजिए, जो उन्होंने कमांड किया। आप मौजूदा सरकार में आप ममता बनर्जी जी को देख लीजिए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के थे। आप हमारे प्रदेश में मायावती जी को देख लीजिए, जब वो मुख्यमंत्री थी, महिलाओं सुरक्षा को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन महिलाओं को, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन रखा गया है। वो अपने आगे से उनको बढ़ना नहीं देना चाहते, उनको शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। तो जब शिक्षित ही नहीं होंगी, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं जानती। कहीं ना कहीं इसके लिए जो राजनीति में हमारी महिलाएं, हम उनको भी अपना दोषी मानते हैं। कि महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण बिल की बात ले लीजिए आप, ठीक, उसमें जो हमारी महिलाएँ हैं, सोनिया गांधी जी हो जाएँ या मायावती जी हो जाएँ या हमारी अनुप्रिया पटेल जी हो जाएँ या आप स्मृति ईरानी, कोई आरक्षण बिल के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे समाज, ये महिलाएं तो ऐसी भी ना कि महिला के साथ कुछ गलत होता है तो अगर आपके पार्टी का नेता है तो उस मुद्दे पे चुप रहती है। ये तो महिलाएं कुछ ऐसी भी हैं। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं ये भी एक मनुवाद का हिस्सा है कि महिलाओं के खिलाफ। अभी जैसे कुछ दिन पहले मंदिर में एक बच्ची का रेप हुआ, तो वहाँ पे जब आयोग की एक महिला सदस्य गई तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। आप ये बताइए, मंदिर जैसे सुरक्षित जगह में अगर आप इस तरीके के बयान दे सकती हैं, ये बात अलग है कि जब बयान देने के बाद उनको जब हाँ उल्ला उठता है तो बयान वापस लेते हैं, लेकिन महिला होकर के आप कैसे इस तरीके की बातें कर सकती हैं? आज के परिवेश में महिलाओं को सबसे ज़्यादा पढ़ने की और समझने की ज़रूरत पुरुषों को है। महिलाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने घर की लड़कियों को शाम होते मत भेजिए। महिलाओं को बुरी नज़र से कौन देखता है? पुरुष। आपका बेटा, हमारा बेटा, किसका बेटा? आप बेटों को शिक्षा दीजिए कि जब आप निकलते हैं तो जो सड़क पे वो लड़की दिखाई पड़ती है वो भी आपकी बहन के समाज, उसको आपको बुरी नज़रों से नहीं देखना। तो हमारा ये बिल्कुल मानना है कि जो शिक्षा हम अपनी बेटियों को देते हैं कि रात के अंधेरे में आप बाहर मत जाइए, आप ऐसा कपड़ा मत पहनिए, आप ऐसा मत करिए, तो वो शिक्षा पुरुषों को देने की है, वो अपने समाज के लड़कों को देने की है, तभी ये बदलाव आ पाएगा, अन्यथा मुश्किल है। मैम, आप पिछड़ा वर्ग से भी संबंध रखती हैं। मैम, ओबीसी की महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जो अपने समाज की, जिस समाज में हम रहते हैं, इसका अगर आप इतिहास उठा करके देखे जाएं, सती प्रथा, दासी प्रथा, इनके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके का जिसे बोलते दंड का प्राविधान नहीं था।
समाज सुधारक होते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद हमारे संविधान, आज हमें जो आपको ये जो हक मिला, आप यहाँ जो खड़े हैं, ये आपको किसी रामचरितमानस के पढ़ने से नहीं मिला है, आपको किसी मंदिर में सावित्री क्या बोलते हैं फ्राइडे का जो फास्ट होता है उससे नहीं मिला आपको, या सोमवार का व्रत करने से नहीं मिला। आपको संविधान ने अधिकार दिया, आज आप यहाँ हमारे सामने इस तरीके से खड़े हैं। लेकिन संविधान कितना इस देश पर लागू है, ये एक सोचने का और इस चर्चा का विषय है। देश की आधी आबादी महिलाएं, उनको उनका बराबरी का हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहाँ कमी देखती हैं आप? देखिए, किसी भी समाज के हक छीन के किसी समाज को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तभी उसको विशेष अधिकार मिलते हैं। आप जो पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग के विशेष अधिकारों का हनन करके, उनको छीन करके एक विशेष वर्ग को अधिकार दिए गए हैं। तो जब पिछड़ा वर्ग के पुरुष प्रधान को ही अपने हक नहीं मिल रहे हैं, पुरुष समाज में पुरुष प्रताड़ित है, उनको हक नहीं मिल रहा है, फिर पिछड़ा समाज की महिलाओं की स्थिति तो पुरुषों से ज़्यादा खराब है। उनको कैसे अधिकार मिलेंगे? तो जब हम जनसंख्या में आ गए, संख्या में आ गए, तो ओवरऑल महिलाओं की आधी आबादी में भी हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमें वो अधिकार और हक मिलेंगे? रिजर्वेशन के लिए जो हमारी महिलाएं हैं, जो इस स्थिति पे हैं, जो बोल सकती हैं, वो अपने अधिकारों को जानते हुए भी इस तरीके से मानसिक गुलामी, मैं कहूँगी कि वो अपने बराबर का प्रतिनिधित्व खड़ा नहीं करना चाहती हैं। उस गुलामी से निकलने के लिए अपनी आवाज़ को ना बुलंद करना चाहती हैं, ना कहना चाहती हैं। वो जितना उनको मिल गया है स्वयं के लिए अच्छा है, बाकी महिलाओं के लिए कोई इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ना चाहती हैं कि हमारे समाज की बाकी महिलाएं भी आके आएँ, और जिससे कि ये तो फिर भी ठीक है, नहीं अपने कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा करना चाहती है सीधा। लेकिन मैम, जब कभी ऐसा होता है कि हमारे देश में महिलाएं रूल कर रही हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठी हुई हैं जहां से वो मदद कर सकती हैं, फिर भी जब महिलाओं का रेप होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो क्यों वो सवाल नहीं उठाती? इसलिए कि सिर्फ उनकी सरकार गिर जाएगी? इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं, और आखिर क्यों ये महिलाएं ऐसा कर रही हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी विडंबना इस चीज़ को समझना होगा कि किसी भी समाज की, देश की स्थिति शिक्षा पर आधारित होती है। आज तक मैंने कहीं डेवलप कंट्रीज़ में नहीं देखा कि जहाँ मंदिरों के नाम पे धन उगाही होती हो। शिक्षा के नाम पे कभी आपने सुना कि हाँ, शिक्षा के नाम पे हमें धन चाहिए, हमें विद्यालय बनाना है? तो हम जो परिवेश, जो हम शिक्षा दे रहे हैं, तो उसी तरीके की मानसिकता लोगों में पनप रही, उसी तरीके के रिजल्ट हम चाहेंगे। अपने देश में व्यक्ति विशेष को कोई वोट नहीं देता है, यहाँ पार्टी पे दिया जाता है, और जो पार्टी है वो विचारधारा से ग्रसित है। मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति की गुलामी करना ज़्यादा बेहतर है किसी विचारधारा का गुलाम होना। और मौजूदा सरकार जो है वो विचारधाराओं से हमको मानसिक गुलाम इतना बना दिया हुआ है, कि इतना डर बैठा दिया हुआ है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है मैम कि हमारी महिलाएं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठी है, वो सामने नहीं आती, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता उस पर। स्टेटमेंट इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको पता है वो जिस सरकार के सुपुर्द हैं, अगर वो बोलेंगी, यहाँ आज के डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला तो सरकार आपको बाहर कर देगी। सरकार का भरोसा है कि आपके घर पीछे पीछे ईडी वाले आ जाए, आपके पता है सीबीआई वाले आ जाए। जिस तरीके के जिस राज्य में चुनाव होते हैं, आप देखिए, इतना डर खौफ का माहौल है कि आदमी अपना हक, अपनी जायज़ बात कहने से डरता है। मैम, कब तक महिलाएं ऐसे रहेंगी? कब तक एक महिला के लिए खड़ी नहीं होगी? देखिए, जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षा से ही महिलाएं स्वावलंबी बनती हैं। जब महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी। आज ज़रूरत देश में है संविधान को एज ए सब्जेक्ट लागू करने की। हम सीरियल में दिखाते हैं रामायण, महाभारत, ये जितनी भी बातें इस सरकार आज की करती है कि महिला सशक्तिकरण की, टोटल कपोल कल्पित और वोट बैंक इकट्ठा करने की है। मौजूदा सरकार में तो यही चल रहा है ना कि जाति और धर्म के नाम पे वोट ले लो। कहीं ना कहीं तो धर्म ही हो रहा ना, मंदिर के नाम पे। क्यों लोगों को वो रेप नहीं दिख रहा है? क्यों लोगों को बेरोजगारी नहीं दिख रही है? क्यों वो युवा नहीं दिख रहा है? क्यों वो किसान नहीं दिख रहा है? क्यों सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है? दिख तो पहले से चेंजेस तो आ रहे हैं, क्योंकि तब्दीली एक साथ नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि इतना मानसिक गुलाम हम हो चुके हैं, इतना डर खौफ बैठ चुका है हमारे अंदर, इतना डर बढ़ दिया गया है कि सुबह उठकर अगर आपने राम का नाम या अगरबत्ती नहीं जलाई, अगर आप घर से बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट के, तो अशुभ हो जाएगा। दिमाग में इतना घर कर गया है कि जिसका कोई कारण नहीं। उससे निकलना शिक्षा ही है जो आपको उससे दूर कर सकती है। तो आपके शिक्षा के लिए कुछ है ही नहीं, शिक्षा का बजट कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ।
तो जब शिक्षा पे बजट ही नहीं है, मंदिर के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर के लिए धन उगाही कर रहे हैं। मंदिर कहते हैं कि मंदिर की तरफ जाने का मतलब है गुलामी का रास्ता अपनाना, और शिक्षालय की तरफ जाने का मतलब है अपने अधिकारों को जानना। तो सरकार का दायित्व तो क्या बनता है? आप अपना अधिकार के लिए आवाज़ ही ना उठाएं। आवाज़ ही ना उठाएं, इसका मतलब है कि आप विद्यालय जाएं नहीं। हमारे समाज की महिलाएं जो घर से बाहर निकलती नहीं है, जिनको समाज का जानकारी नहीं है, जिनको अपने संविधान का जानकारी नहीं, सिर्फ उनको चार दीवारी के अंदर रह करके सामाजिक परंपराओं से बांधा गया है। सोमवार का व्रत रख लीजिएगा तो आपको 16 सुंदर पति मिल जाएगा। आप फला कर लीजिएगा, फला करवा चौथ का व्रत रख लीजिएगा तो आपके पति की उम्र, फॉरेन कंट्रीज में तो लोग व्रत नहीं रखती, क्या उनके उम्र क्या पति तो ज़्यादा लंबा जीते, ज़्यादा एवरेज। तो ये अब देखिए कैसे होगा। ये शिक्षा ही मूलभूत कुंजी है अपने आप को बेड़ियों से बाहर निकालने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए। तो ये है कि महिलाओं को जब आप शिक्षित करेंगे, और शिक्षित करने की दिशा में मुझे नहीं लगता मौजूदा सरकार कोई कदम उठा रही है या उठाएगी। पार्टियां सिर्फ महिलाओं की भागीदारी की बात करती है, अभी भी महिलाओं को प्रमुखता से टिकट नहीं दी जाती। क्या महिलाएं योग्य नहीं है, या उनमें इलेक्शन जीतने की कैपेबिलिटी नहीं है, या सिर्फ भेदभाव है? ये देखिए, इससे तो मैं भेदभाव कहूँगी कि जब महिलाएं, जो समाज हाशिए पर होता है, महिलाएं हाशिए पर हैं समाज में, तो जब समाज में महिलाएं हाशिए पर हैं तो बहुत ही नेचुरल सी बात है राजनीति में महिलाएं हाशिए पर होंगी। राजनीति में महिलाएं, आप ऐसे देख लीजिए कि जो अब रिजर्वेशन तो हो ही गया पंचायत वगैरह में, जो महिलाओं को लोग खड़ा तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे से पूरा सपोर्ट उनके पति ही करते हैं। A to Z। महिलाओं को आप सिर्फ एक साधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को आप इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना चाहते हैं, महिलाओं को आप एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। सामाजिक कार्य करता है, तो ऐसा आप क्या कुछ करेंगी महिलाओं के लिए कि वो एजुकेट हो? आप इसमें क्या और कदम उठा रही हैं कि आप महिलाओं तक पहुँचे? महिलाओं को, मैं तो जहाँ जाती हूँ महिलाओं के अधिकार की बात करती हूँ। आप अपने अधिकारों को जानिए, अपने अधिकारों को समझिए, ठीक, नंबर एक। दूसरा ये कि महिलाओं को कहीं ना कहीं जो धार्मिक अंधविश्वास में हैं उनसे भी दूर करने का, कि आप मानिए, आप वैज्ञानिक बुद्धि, तार्किक सोच को अपने बढ़ाइए, तभी आप कहीं बाहर निकल सकती हैं। अन्यथा आपका जो ज़िंदगी है वो ऐसी ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जहाँ पे जाओ महिलाओं को एजुकेट कर सको। एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले उसको अपने पति, अपने बेटे, अपने बाप, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, तब जाके बाहर निकलती है। महिलाओं को आज के समाज में बाहर निकलना इतना आसान नहीं जितना कि आसान दिखता है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के उत्तराखंड के, बताइए किस तरीके का दिया कि महिलाएं, लड़कियां जो है फटी जीन्स का, आप उनको पता होना चाहिए कि कपड़ा फटा हो, हम साड़ी बहुत ही हमारा ड्रेस है। उन्होंने बात समाज सेविका पे ही की थी, वो एयरपोर्ट पे किसी समाज, तो उन्होंने बोला कि फटी जीन्स पहन के समाज, इसमें हम समाज सेवा और फटी जीन्स का क्या रिलेशन है? कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता है, ये इंसान की मानसिकता, इंसान की सोच है जो उसकी बातों में रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी सोच ही इतनी दूषित है। ये पुरुष प्रधान समाज है, वो महिलाओं के लिए तय करता है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, आपको क्या पहनना है। इतना ही नहीं, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे आप क्या लिखेंगे। हमारे साथ भी ऐसे हुआ, हमने भी एक आर्टिकल लिखा, वो हमारा आर्टिकल डिलीट कर दिया गया। क्यों? आप महिला हैं, आपको शब्द शोभा नहीं देते हैं। मैं महिला हूँ, मैं फैमिली प्लानिंग पे बात नहीं कर सकती हूँ खुले प्लेटफॉर्म पे। इस तरीके की विचारधारा अगर देश के आम नागरिक की हो तो समझा जा सकता है, जायज़ वो भी नहीं है, लेकिन देश को एक नई दिशा और दशा देने वाले नेता, वो भी मुख्यमंत्री, पूरा प्रदेश के मुखिया, उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने की बात कहते हैं, आप उस तरीके की बातें करते हैं तो हमें तो हैरानी नहीं, हमें लगता है इस तरीके के नेताओं से जब इस तरह के वक्तव्य निकलते हैं, इमीडिएटली उनकी सदस्यता ख़त्म करके उनको कुर्सी से तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता वाले पुरुषों का समाज में नेतागिरी में कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि आने वाले भावी नेताओं के लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थी साधना मैम, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से महिला शिक्षा और महिलाओं पे अपनी बात रखी। ऐसी और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। धन्यवाद।